देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की क्या डिमांड है। ये कहता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इन्होंने कहा कि जो भी आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, पहला स्टेटमेंट ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस। सो जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। वन नाउ वाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका हैवी ऑब्जेक्ट होगा और एक क्या है आपके पास में लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे गिरते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो मास के डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा हमने पढ़ा भी है। और लेकिन अगर हम बात करें, एक हो गया आपका हैवी ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया आपका लाइट ऑब्जेक्ट। एक है हैवी और दूसरा है आपका लाइट ऑब्जेक्ट। तो ये कह रहा है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी क्यों नहीं गिरता, ऐसा इसका क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो हम इस पर जी पर काम करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे इसको समझते हैं, समझ पाए क्वेश्चन को ना। ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो आपने पढ़ा है वो ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड करता है, पहली कहानी। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट के मासेस पर डिपेंड कर रहा है तो इसका मास है बड़ा और इसका मास कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो अगर फोर्स लगेगा तो इस पर ज्यादा फोर्स लगना चाहिए और इस पर कम फोर्स लगना चाहिए। अगर हम ऊपर से इसको गिराएंगे तो ये नीचे जल्दी आना चाहिए, इसने लेट में नीचे आना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन ये कहता है कि ये दोनों एक साथ गिर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स में देखते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट पर क्या कर रही है, ग्रेविटी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू कैपिटल G, और एक क्या होगा मास ऑफ अर्थ, दूसरा क्या होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ में उनके बीच की डिस्टेंस r²। यही होता है ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1, समझ गए। एक हमारे पास में क्या है, अर्थ है, दूसरा उस अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, ये उसका मास हो गया, और r क्या है, जितनी डिस्टेंस से वो गिर रहा है। ओके, तो F जो फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन कितना, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं me जो हो गया आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक m जो हो गया स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अगेन r हो गया आपकी डिस्टेंस बिटवीन देम, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा, r लिखा। और कैपिटल G तो आप जानते ही हैं, ये कैसा हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। दूसरा, अब सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है आपको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो मोशन का सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या फॉर्मूला है, रिमेंबर, बताएं। ठीक है, हाँ, F इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इस चैप्टर में पढ़ा है, और सेकंड लॉ वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अगेन इसको हम एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में लेके आते हैं, इसको हम एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में लाते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन m, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F अपॉन m। ठीक है, नाम इनके अलग अलग हैं, नाम इनके अलग अलग हैं, लेकिन दोनों फोर्सेज कैसे हैं, सेम। ठीक है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया, यहाँ सेकंड लॉ से वही फोर्स निकाला गया। ओके, तो इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, हाँ, ये समझाने की कोशिश चल रही है। अगेन अब ऐसा करो, यहाँ से ना, ये यहाँ से F की जो वैल्यू है उसको यहाँ रख लेते हैं, यहाँ रखते हैं। तो हमने इसको लिखा सॉल्विंग, यहाँ हमने किया सॉल्विंग 1 and 2। तो A इज इक्वल टू F की वैल्यू यहाँ से पकड़ो, कितना आएगा, G कैपिटल M E M अपॉन कितना r², और डिवाइड किससे हो रहा है, m से हो रहा है, तो यहाँ लिख दो साथ में m, और m से m को कैंसिल आउट कर दो। जब m से m कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, GME अपॉन r², GME अपॉन r²। अब ये कैपिटल M कौन है, ध्यान दो, ये जो कैपिटल M है ये ऑब्जेक्ट का मास है, ये क्या है, हाँ, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास ही नहीं आ रहा है। अब वो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा या छोटा ऑब्जेक्ट होगा, डजंट मैटर। ठीक है, उन्होंने क्या होना है, उन्होंने सेम टाइम पर नीचे गिरना है। ठीक है, हमारी कैलकुलेशन ये बताती है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम टाइम पर गिरते हैं। मतलब कि बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं आएगा और छोटा वाला ऑब्जेक्ट लेट नहीं आएगा, ये उसका मतलब। ठीक है, हाँ, ये आपको एक्सप्लेन करने के तरीके हैं, बाकी तो आप इसको आंसर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हाँ, इसको आप बनाएं, जो आपको आंसर देना है वो सिंपली इतना आप लिख सकते हैं, एज
एज एक्सेलरेशन is constant for all the masses, जितने भी प्रकार के मासेस होंगे उन सब के लिए क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। इट इज, एक लाइन और लिखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ masses ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये मासेस से क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो हेंस हैवियर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आप इसमें लिखें हेंस हैवियर ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल्स फास्टर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको इतना ही आंसर लिखना है। ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका हमने बताया। हमको न्यूटन अंकल ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेकंड लॉ हमको बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको हमने एक्सेलरेशन बना दिया, यही एक्सेलरेशन को आप जी भी लिख सकते हो, या आपको इस एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हमने इस फोर्स की वैल्यू यहाँ से पकड़ कर रखी तो इसमें जो ऑब्जेक्ट का मास था वो क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो मास अगर गायब हो गया तो मास पे तो बात ही नहीं हो रही है। अगर मास पे बात ही नहीं हो रही है तो भारी ऑब्जेक्ट हो या हल्का ऑब्जेक्ट हो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो सेम टाइप का है, ठीक है। तब आपने लास्ट में लिखा एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर ऑल द मासेस। एक्सेलरेशन क्या है, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये उनके मास पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए हैवी वाला ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं आएगा, लाइटर वाला ऑब्जेक्ट देर में नहीं आएगा, ठीक है। बोथ आर फॉल्स इन द सेम टाइम, ऐसा भी आप कह सकते हो। ये हमेशा के लिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन हमने बनाए ही है। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से कैलकुलेशन पर बेस्ड हो गया। इन्होंने कहा है, देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका साइज कितना होगा, ठीक है। यानी कि आपको एफ निकालना है। अब कहाँ निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में अर्थ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, और इसी के सरफेस पर क्या रखा है, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है, 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा है। तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ऐसा आपसे पूछा गया है, बस सिंपल सा। तो हमारे पास में अब जैसे मास ऑफ अर्थ ये गिवन है, मास ऑफ अर्थ आपको गिवन है विच इज कितना, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 1 किलोग्राम हो गया। और हमको क्या चाहिए, रेडियस ना, रेडियस, इसकी रेडियस इसके सरफेस पर रखा है, ये इसका सेंटर और ये इसका रेडियस, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, यहाँ पर इसको रखा गया है अर्थ सरफेस पर। तो इसका रेडियस कितना होता है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना, 10 टू द पावर 6 मीटर। ये आपके पास में अगली क्वांटिटी आ गई। और जी की वैल्यू तो आप जानते हो कितना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 विच इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा। वैल्यू हम यहाँ आपको पुट कर सकते हैं। सो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन RE स्क्वायर, ये बनेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। नाउ मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24, ये आ गया। मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट वो कितना है, ये हो गया आपका 1 अपॉन R, ये है, ये इसको डबल लिखेंगे 6.4 इंटू कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू कितना, 10 टू द पावर 6। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये स्क्वायर था, ठीक है, RE का स्क्वायर है, तो रेडियस को हम 2 बार लिख दिया ना, इस तरीके से। चलिए कैलकुलेट कर पाएंगे, देखिए 0 का कैलकुलेशन तो कर लेते हैं। यहाँ पे है आपके 24 0, यहाँ है 11, तो कितने आ गए आपके पास में, ये आ गया आपका 3 और 1, ये 13 0। ऊपर बनेगा आपका 10 टू द पावर 13 0, और नीचे कितना है, नीचे हो गया आपका 6 और 6 से कितने हो जाएंगे आपके 12 ना, ये हो जाएंगे आपके 12 0। 10 की पावर कितना हो जाएगा 12। अच्छा 13 0 में से 12 0 ना, 13 0 में से 12 0 का आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने जीरो बच जाएंगे आपके पास में, केवल 1 जीरो बचेगा ना।
24 में से 11 घटा दिया तो 13 बच गए, और 6 कितने हो गए 12, 13 जीरो में से 12 जीरो को काट दिया तो कितना बच गया, 1 जीरो बच गया। बाकी आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी डिवाइड कर दो। कैलकुलेशन तो आपके हाथ का रहेगा, कैलकुलेशन आपके हाथ का रहेगा। इसको मल्टीप्लाई किया इतना आंसर आया, 10 को 0 इसको 10 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया इतना आ गया। 1 तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साझा करके डेसिमल हटा सकते हैं। इसने कहा कि आप भी एक प्लेस डेसिमल हटा दो, हम भी एक प्लेस यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, तो इसका डेसिमल इधर चला गया। अगला नंबर 4002 बचा, और नीचे कितना आया 409.6 आ गया। ऐसा फिर से इसका एक प्लेस में डेसिमल हटा दो, एक प्लेस में डेसिमल हटाएंगे तो 1 जीरो हटा देंगे, 40020 अपॉन कितना 4096। अब इस नंबर को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं तो 9.8 न्यूटन हमको आंसर मिलता है। ये तो आपके कैलकुलेशन पर बेस्ड है, जितने जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाओगे उतने जल्दी आप आंसर ला सकते हो। आप घर में बैठ के भी उसके कैलकुलेशन को चेक कर सकते हो ना। Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller, or the same as the force with which the Moon attracts the Earth, अच्छा and why? ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है सुने। द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। देखें यहाँ सिचुएशन ऐसी है, एक हो गया आपके पास में मून, और एक है हमारे पास में क्या है, अर्थ है। ठीक है, एक हो गया मून, एक हो गया आपके पास में अर्थ, ऐसी कहानी आ रही है। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में देखो, जाहिर सी बात है ना, ये क्या हो रहा है, ये इसके ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इधर पर ये घूम रहा है ऐसे, मून इसके चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए, ऐसी सिचुएशन आ रही है। अगेन, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स विद ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। अच्छा, ये कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि ये हमको ये पता है कि अर्थ जो है ना, मून को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचे हुए है। ठीक है, और साथ में मून ने भी अर्थ को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचा हुआ है। ओके, अब हमारा कंसेप्ट ऐसा है कि अर्थ तो कैसी है, बड़ी है, अर्थ कैसी है, बड़ी है, मून कैसा है, छोटा है। तो अब हमको ये आंसर बताइए कि अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको खींच रहा है, क्या वह मून के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, या मून के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है, या मून के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। 3 सिचुएशन आपको बताई गई है, तो क्या लगता है आपको, कैसा, नहीं ज्यादा या कम? हाँ, एक कंसेप्ट हमने आपको बताया था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होंगे ना, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे अगर आप क्या करने वाले हो, दीवार पर एक पंच मारने वाले हो, तो आपको कितनी लगेगी, हाँ, जितने फोर्स से आप क्या करेंगे उसको पंच मारेंगे, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन का फोर्स मिलेगा। बेशक इसका साइज बहुत बड़ा है, बेशक इसका क्या है, साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसका साइज छोटा है, तो इसने क्या किया, इसने देखो फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, दोनों के पास में, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, ये ज्यादा फोर्स लगा सकता है, तो ये ज्यादा फोर्स क्यों लगाएगा, ठीक है, जितने फोर्स से मून इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, जितने फोर्स से मून इसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो उतने फोर्स तो खींचेगा, ऐसा सोच लो। ठीक है, अगर हमने क्या किया, एक वीकर है, एक थोड़ा सा कमजोर आदमी है, और एक क्या है, थोड़ा सा बलवान आदमी है, उन दोनों के बीच में क्या होगी, फाइट हुई, या टग ऑफ वॉर हो गया, रस्साकस्सी होगी। तो इसने क्या किया, अपना पूरा फोर्स लगाया, इसने अपना पूरा फोर्स से इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। ठीक है, तो टग ऑफ वॉर में जो दूसरा आदमी है, क्या वो अपने दोनों हाथ लगाएगा, दोनों हाथ लगा के खींचेगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि वो तो उसको एक ही हाथ से हरा सकता है, नहीं कर सकता है, उसने एक ही हाथ के फोर्स से लगाया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जितने फोर्स से ये इसको खींचना चाह रहा है, ये उतने ही फोर्स से खींचेगा, पूरी पावर लगा के अपनी ओर भी खींच लेगा उसको। हाँ, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितने फोर्स से मून अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला है, उतने ही फोर्स से अर्थ क्या करेगा, मून को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? हाँ, ऐसा नहीं कि इसके पास ज्यादा पावर है तो ज्यादा खर्च क्यों करेगा, ठीक है, उतना ही करेगा जितना उसको बदले में मिल रहा है। नोट कर, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसमें नोट कीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैव,
the action reaction forces, the action reaction forces have equal magnitude, action reaction forces have equal magnitude and opposite direction, यही तो पढ़ा था हमने, opposite direction, equal magnitude and opposite direction. So the force exerted by earth, so the force exerted by the earth, on moon is equal to the force exerted, the earth on moon is equal to the force exerted by the moon on the earth, क्लियर है? तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि एक का साइज क्या है, बहुत बड़ा है, एक का साइज बहुत बड़ा है ना, एक का साइज बहुत बड़ा है, एक का साइज क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर छोटा आदमी बड़े आदमी से लड़ने के लिए आएगा तो वो अपनी पूरी पावर नहीं लगाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उतनी ही पावर लगाएगा। देख मैं तो तेरे को एक ही हाथ से हरा सकता हूँ, ठीक है, तेरी जो पूरी पावर है वो क्या है, मेरे एक ही हाथ के बराबर है, ऐसा कह सकता ना। तो इसने क्या किया, इसने, हाँ ऐसा कर सकता हूँ, तो इसने क्या किया, इसने कम फोर्स से, इसके पास जितनी पावर थी उतनी ही फोर्स से अर्थ को खींचा होगा। तो उसने कहा ले ठीक है, मेरा साइज बड़ा है, मैं बहुत बड़ा फोर्स तो लगा सकता हूँ, लेकिन तेरे को हराने के लिए मैं तेरे बराबर ही फोर्स लगाऊंगा। तो न्यूटन अंकल का नॉब भी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट एक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्सेज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है। साइज कैसा होता है, सेम होता है। वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, दोनों की अलग अलग होती है। वहां हमने पढ़ा था क्या एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाते हैं, अब चुप हो जाओगे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक्शन का फोर्स अलग ऑब्जेक्ट में लगता है, रिएक्शन का फोर्स अलग ऑब्जेक्ट में लगता है ना। हाँ ये क्या मतलब हुआ, देखो टग ऑफ वॉर आप खेलते हैं, रस्सा कस्सी का जब आप गेम खेलते हैं तो हमने कहा दोनों ओर से क्या करो, रस्सी को ऐसे खींच लो, दोनों ओर से रस्सी को खींच लो, ठीक है, रस्सी जो है वो बीच मिडिल वाली में रह गई, ठीक है, उससे आगे हिल ही नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट एक ही है रस्सी, ठीक है, इधर की ओर जितना फोर्स लगाया इधर की ओर भी उतना ही फोर्स लगाया, दोनों एक्शन का फोर्स और रिएक्शन का फोर्स एक ही चीज में लगा है, तो इसका मतलब है अपने पोजीशन से हिल ही नहीं रही है। अगर एक्शन का फोर्स अलग और लगा दिया जाए, रिएक्शन का फोर्स अलग और लगा दिया जाए, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, मोशन होने लगेगा, ठीक है। यहाँ अगर मान लो, आप समझो, अगर इसने इस पर एक्शन लगाया होगा, तो बदले में इसने इस पर रिएक्शन लगाया होगा। अगर अर्थ ने मून पर एक्शन लगाया होगा तो मून ने बदले पर इस पर क्या लगाया होगा, रिएक्शन लगाया होगा ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक्शन रिएक्शन दोनों अर्थ पर लग रहा है या एक्शन रिएक्शन दोनों मून पर लगा है। क्लियर है, समझ गए हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि किसी का ऑब्जेक्ट का अगर मास बड़ा भी हो, साइज बड़ा भी हो, तो दूसरे को हराने के लिए उतना ही फोर्स का यूज करेगा जितना कि वो कैपेबल है ना, जिससे उसको हरा सकता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस रीड कीजिए। चलिए इसमें आंसर लिखें, क्वेश्चन नंबर है 5, इसी क्वेश्चन नंबर का 5, इसमें लिखे द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून रिवॉल्व्स, मून नोट करें, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ बिकॉज gravitational force, because gravitational force of earth on moon provides the necessary सेंट्रीपिटल, सेंटर से बन गया ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर से बन गया आपका सेंट्रीपिटल मोशन या सेंट्रीपिटल फोर्स से लिख दो, ऑब्लिक करके सेंट्रीपिटल मोशन भी कर सकते हो, सेंट्रीपिटल मोशन भी कर सकते हो, ऐसा आप इसको लिखिए, ठीक है। हाँ द
मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स द मून ऑल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो जो मून है वो भी क्या कर रहा है, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ कर रहा है। बट ड्यू टू वेरी लार्ज मास, बट ड्यू टू वेरी लार्ज मास, ड्यू टू वेरी लार्ज मास, वेरी लार्ज मास, अगर उसका मास कैसा है, बहुत ज्यादा है, वेरी लार्ज मास ऑफ अर्थ, वेरी लार्ज मास ऑफ अर्थ, द मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट ऑब्जर्व, द मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट एब्जॉर्ब, यस सॉरी ऑब्जर्व, ये देखा नहीं जाता है, नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। The moon revolves around the earth because gravitational force of earth on moon provide the necessary centripetal force or motion. The moon also attract the earth, but due to very large mass of earth, the motion of earth is not observed. So आपको इसका आंसर इसमें छिपा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, तो थोड़ा सा हमने इसको बड़ा चला के लिख दिया। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि अगर अर्थ क्या कर रहा है, मून को खींच रहा है, ठीक है, अर्थ मून को खींच रहा है, तो मून भी अर्थ को खींच रहा है। अब सवाल ये था कि मून जो है ना, मून की ओर अर्थ खींचा हुआ क्यों नहीं चला जाता, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि मून जो है ना अर्थ के चारों ओर घूमता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। अब घूमने के लिए जो फोर्स लगा रही है उसका नाम क्या रखा जाता है, सेंटीमीटर फोर्स रखता है, क्योंकि ये सेंटर की ओर लगता है, ऐसा, ठीक है। सेंटीमीटर फोर्स कोई अलग फोर्स नहीं है, जब सेंटर की ओर लग रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स का नाम ही क्या रख दिया, सेंटीमीटर फोर्स रख दिया। इसका आंसर यहाँ पे छिपा है, द मून ऑल्सो। अच्छा सुनो, अगर अर्थ ने क्या किया, अर्थ ने मून को खींचा, तो बदले में मून ने भी अर्थ को खींचा, द मून ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ, ये भी क्या कर रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है, और अपनी ओर खींच रहा है, और मून के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, बट ड्यू टू द लार्ज मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कैसा है, इन कंपेरिजन टू मून इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, सो द मोशन ऑफ अर्थ इज नॉट ऑब्जर्व, तो हम उसके मोशन को नहीं देख पा रहे, ये उसका मतलब है, ठीक। सिंपली आप इतना भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है इन केस ऑफ मून, तो उसका मोशन ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, या उसको अट्रैक्ट अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट कर सकता। ओके, नोट करें, हो गया। नेक्स्ट क्या, ये तो ऐसे ही कह रहा था, हाँ, तो हर जगह अगर आप इनके मासों को डबल करेंगे तो पूरी तरीके से डबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यस क्वेश्चन नंबर 6, हाँ क्वेश्चन नंबर है 6। सो ये कहा गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, आसानी से आप इसको बना सकते हो। इसने कहा व्हाट्स हैपेंस व्हेन द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, तो फोर्स का क्या होगा, पहली चीज, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट हमारे पास में है ऐसा, एक का मास है m1, एक का मास है m2, ये सिचुएशन है, इनके बीच की डिस्टेंस है r, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अगर हम इनके बीच में जनरल फोर्स निकालते हैं तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन कितना r स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। ये जनरल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट, एक का मास m1, एक का मास m2, डिस्टेंस r, ठीक है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पहली सिचुएशन में ये कहा कि इसने कहा द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल ना, द मास ऑफ, यहां आपको क्वेश्चन भी लिख देता हूं, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। अगर हम ना इसके मास को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें, अब किसको करना चाहोगे बताओ, किसको, m1 को, शाबाश, ठीक है। यहां से तो हमने क्या कर दिया, पहले क्या था, m1 था, पहले ये m1 था, आज हम इसको क्या लिख रहे हैं, 2m1 लिख रहे हैं, क्या लिखना है, 2m1 लिख रहे हैं। ओके, यहां वापस आते हैं, इसको कह देना तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देना, देखने से पता चलना हमको। तो F इज इक्वल टू, ये है आपका G, ये m1 की जगह क्या लिखोगे, 2m1 को आज लिखने वाले हो 2m1, आज m1 की जगह में 2m1 लिखोगे, तो कितना आएगा, इंटू 2m1, और m2 तो m2 ही है ना, m2 तो m2 ही है, m2 में कोई बदलाव होना हुआ है, और डिस्टेंस में भी कोई बदलाव नहीं आया, ये आ गया, ठीक है। अब सुनो, 2 को बाहर निकाल दो,
आपने क्या किया, 2 को बाहर निकाल दिया और बाकी मटेरियल को एक साथ रख दो, Gm1 m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर, ये आया। मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। चलो इसकी जगह में मैं ये वाला एफ रख सकता हूँ फिर, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एफ है, कितना है, एफ है। तो इसको मैंने, ये 2 है, ये आ गया एफ, सीधा सा पता चल रहा है। तो जो नया वाला फोर्स हो, अच्छा सुनो ऐसा करो फिर, इसका नाम रख दो एफ डैश, इसका नाम क्या रख दो, एफ डैश रख दो, ये एफ1 रख दो, ये नया फोर्स हो गया, नया फोर्स हो गया। तो नया फोर्स पुराने फोर्स से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ये मतलब है सीधा सा ना। अगर इसका मास डबल करोगे, अगर इसका मास डबल करोगे तो फोर्स डबल, ट्रिपल करोगे तो फोर्स ट्रिपल, क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला क्वेश्चन ये बना, नोट कर, बना दिया, बनाई। सो नेक्स्ट वन, चलिए अब अगला पोर्शन में क्या कहता है, सेकंड पोर्शन, ठीक है, इसको मैं हटाता हूं पहले, यस फिर से नंबर सेकंड बताओ। आप सुने, याद दो, नेक्स्ट क्या कहा इसने, इसके बीच की डिस्टेंस को, हाँ ठीक है, इसकी बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, डबल। अब इसको थोड़ा सा दूरी पर रख दिया जाए, सुने, तो आर को कितना लिखा जा रहा है, 2r, आर को कितना लिखा जा रहा है, 2r। तो जाहिर सी बात है, सिंपल तरीके से बताओ, अगर मैं इसकी बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, इसकी बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, तो फोर्स कम होगा या ज्यादा, कम होगा ना। ये ऑब्जेक्ट और दूर चले जाएंगे तो इनके बीच लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना तो हमको पता है, लेकिन किस नंबर से कम होगी सिर्फ उतना पता नहीं, ठीक। अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, कितना कम होगी उसको हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं फिर से, ठीक है। आर की जगह पर रखना है 2r, वापस आओ, ये नया फोर्स है, इसका नाम रख दो एफ डैश, ये है G, M1 का M1 है, M2 का M2 है, और जो R है उसकी जगह क्या रखा जाएगा, 2r, इसकी जगह रख दो 2r, इसका स्क्वायर होने वाला है स्क्वायर, तो इसका कर देना तुम स्क्वायर, फिर से Gm1 M2 अपॉन दोनों का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और r का स्क्वायर करोगे कितना आएगा r स्क्वायर, कितना आएगा r स्क्वायर। आप सुने, आप देखो ये इसको तो आप पहचानते हो, ठीक है, आप इसको पहचान रहे हो, ये क्या है फोर्स ना, Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है पुराना वाला फोर्स है, इसकी जगह में मैं f रख देता हूँ, तो इसकी जगह में रखा f अपॉन 4, ऐसा बन गया। मतलब कि पहले जितना फोर्स लग रहा था अब उसका 1/4 फोर्स लगेगा। अगर पहले 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था तो डिस्टेंस को डबल करने पर कितना फोर्स लगेगा, 25, कितना लगेगा 25 लगेगा। अगर पहले 16 का फोर्स लग रहा था तो अब कितना 4 का फोर्स लगेगा, ये इसका मतलब है, ठीक है, न्यूटन। नोट करें, हाँ नोट कीजिए, तो इसी में हम थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे, बना चुके हैं, चलिए आप इनको सुनते हुए चलते हैं। अगेन फिर से, अब इन्होंने क्या कहा, अगली सिचुएशन, इसका सेकंड पार्ट है, इन्होंने कहा कि अब डिस्टेंस को ऐसा करते हैं ना, डिस्टेंस को 3 टाइम बढ़ा देते हैं, 3 टाइम। तो हमने यहाँ आर की जगह कितना कर देंगे, 3r, आर की जगह 3r, तो यहाँ ये फिर से वापस ये आ जाएगा आपका 3, और इसका स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा आपका 9, और ये कितना हो जाएगा आपका f/9। पुराने वाले फोर्स से ध्यान दो, पुराने वाले फोर्स का 9 टाइम कम हो जाएगा, नोट करें। इसी का थर्ड पार्ट है कि आर को डबल किया गया है, आर को ट्रिपल कर दिया जाए, यस फ्रेंड्स नोट करें। फिर से अब नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट में चलिए, इसने क्या कहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बोथ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया जाए, इसको भी कितना लिख दो, डबल कर दो। अब अगली सिचुएशन है, जो m1 था उसको भी 2m1 कर दो, दोगुना मास लाओ, और जो m2 था ना, जो आपके पास में m2 था उसका मास भी क्या कर दो 2m2, इसको भी डबल कर दो। तो तब फोर्स क्या होगा, हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू कितना, कैपिटल G, और ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला m1 की जगह में क्या रखोगे 2m1, और m2 की जगह में क्या रखोगे 2m2, और अपॉन कितना आएगा आपका r का स्क्वायर, ठीक है। हाँ बाकी 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और इसको आप Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये तो आपको दिख रहा है, ये कहाँ है कैपिटल इधर। अच्छा सुनो, इसको s डैश कहते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे नाम दे सकते हो। तो कितना हो गया ये 4f,
पहले से, ठीक है, पहले वाले फोर्स से 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, उतने तेजी से खींच लेगी, ठीक है, हाँ 4 की पावर से खींचेगा, 4 की पावर ना। तो जैसे आप वो देखते हुए ना, क्या देखते हो आप, नहीं देखते हो आप लोग यार, ठीक है, 10 की शक्ति वाला नींबू वाला साबुन ऐसे देखते हो, ठीक है, वही वाला यही चल रहा है। तो इसमें क्या लगा, इसमें एक ही फोर्स से खींच रहा था, ये एक ही फोर्स से खींच रहा था, अभी कितना 4 की फोर्स से खींच रहा है, ऐसी कहानी। 10 नींबू की शक्ति वाला साबुन में ऐसा आप देखते हो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बताएं। यस यस, What is the universal law of अच्छा gravitation? ठीक है, ये तो आपको पता ही है। Yes, sir. What is the importance? What is the importance of universal law? Universal law of gravitation. Gravitation. ठीक है। अच्छा, क्या नियम है इसका, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तुमको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? ठीक है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तुम यहाँ नहीं बैठे होते, अभी कहाँ चले जाते, अपने पूर्वजों के साथ वहाँ ठीक है, ऐसे स्पेस में चले जाते हैं। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, तो अभी तो और क्या है, ये बाइंड है ना, ये कहानी है। खैर हम इसको इस फॉर्मेट में देते हैं। सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड अस, ठीक है। तो पहली कहानी तो ये है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। कौन सा वाला, अरे कौन सा वाला, वही वाला, ठीक है, जिसने आपको क्या किया है, यहाँ बांध के रखा है, ठीक है, ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसने आपको यहाँ बांध के रखा है इसमें देखिए, ठीक है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बाइंड्स अस, ठीक है, दैट बाइंड्स अस, जो हमको बांध के रखता है, टू द अर्थ, टू द अर्थ, जो हमको यहाँ अर्थ में बांध के रखता है, ये वही वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है, दूसरा ये वही है ना, सुने, जैसे ना तुम गाने भी तो गाते हो, 14वीं का चांद हो ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला भी कहते हो, ठीक है। और सुनो ये वाला भी तो कड़वा चौथ वाला चांद, ठीक है, आज का कड़वा चौथ वाला चांद, ये क्या करता है, सुने अब सुनो, तुमने व्रत रखा, सुनो तुमने, हाँ ठीक है, बाद में भविष्य में रखोगे ठीक है, तुमने व्रत रखा, तुमने व्रत रखा और साल भर भूखे रह गए, क्यों, क्योंकि ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये मून को नहीं पकड़ेगा तो मून निकल लेगा, ठीक है, तुम भूखे रह जाओगे, ठीक है। हाँ ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या करता है, कड़वा चौथ के व्रत को तोड़ने के काम में आता है, ऐसा आप कह सकते हैं। सो ठीक है, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स विच प्रोवाइड, ऐसा कह सकते हो, विच प्रोवाइड्स सर्कुलर मोशन, विच प्रोवाइड्स सर्कुलर मोशन। अच्छा सर्कुलर मोशन तो प्रोवाइड करा रहा है, किसको, सर्कुलर मोशन ऑफ द मून, ऑफ द मून, ठीक है, चंदा मामा को, मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, अराउंड द अर्थ, अराउंड द अर्थ, ये हो गया। तो सबसे पहले हमने आपको वही तो सिखाया ना, सबसे पहले हमने आपको सिखाया वो कौन है, तो आपने कहा वो चंदा मामा है, ठीक है, ठीक, हाँ ओके, इट इज द फोर्स, इट इज दैट फोर्स, अच्छा सुनो, इट इज दैट फोर्स ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ड्यू टू मून, ड्यू टू मून, ड्यू टू मून एंड सन, मून एंड सन, सन और मून के बीच में ना ये फोर्स लगाता है, दैट प्रोवाइड्स टाइड्स, दैट प्रोवाइड्स टाइड, ये क्या कर रहे हैं, टाइड से लेके आ रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स टाइड्स, ऐसा आप कह सकते हो। तो बहुत सारे इसकी कहानियों को आप यूज कर सकते हो। तो ये ना टाइड से क्या होती हैं, टाइड से क्या होती हैं, ज्वार भाटाएं, टाइड से क्या होगी, ज्वार भाटाएं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स,